ठीक है. So today's we are going to see the casting function. Okay, after that we will see store procedure, overview of store procedure, and then we will see some merge statements. Okay, so what is casting is this function is used for if you want to convert some of a data type into compatible data type, other data type, then casting functions we use mostly. So let's consider one example. Let's say I'm having select sales from orders table. So ओवर हियर यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि ऑर्डर आईडी है एंड सेल्स है. सेल्स जो प्रेजेंट है वो एक डेसिमल फॉर्मेट में प्रेजेंट है, राइट. सो मुझे अगर इसमें से सिर्फ इंटीजर वैल्यू चाहिए जैसे 38, 95, 239, देन व्हाट आई कैन डू इज आई कैन यूज कास्ट फंक्शन. कास्ट सेल्स एज इंट, say as last one. मैंने एक नया कॉलम बनाया कास्ट सेल्स एज ए इंटीजर. यहाँ पे मैं क्या पास कर रहा हूँ कि जिस कॉलम का मुझे डेटा टाइप चेंज करना है उस कॉलम का नाम एंड कौन से डेटा टाइप में वो चाहिए मुझे वो. बट इट इज नॉट लाइक दैट कि इस पर्टिकुलर 38 को मैं कोई इनकम्पेटिबल डेटा टाइप दूँ. जैसे मैं कोई वैरकेर को या टेक्स्ट को डेट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, राइट. सो वैसे जो डेटा टाइप मैं यहाँ पे चूज करूंगा कास्टिंग करने के लिए वो कंपेटेबल होना चाहिए. जैसे सेल्स का लेट्स से फ्लोट में है तो फ्लोट कैन बी सीन इन इंटीजर, राइट, और डेसिमल कैन बी सीन इन इंटीजर. या डेट टाइम फॉर्मेट जो है उसमें से मैं टाइम निकाल सकता हूँ. इफ आई एम रनिंग दिस, सी मुझे क्या मिल रहा है आउटपुट में, बस वो डेसिमल के पहले वाला जो पार्ट है वो मिल रहा है इंटीजर के फॉर्म में, राइट. So let's say one more example. Say I'm having order date also. इस ऑर्डर डेट का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट एक डेट एंड टाइम के फॉर्म में है, राइट. इवेंचुअली फर्स्ट इसका जो फॉर्मेट था वो बस डेट था. मैंने क्या किया अल्टर कॉलम करके इस ऑर्डर डेट का जो डेटा टाइप है वो क्या कर दिया डेट टाइम कर दिया जो पहले डेट था बस. सो अभी अगर मुझे यहाँ से सिर्फ डेट निकालनी है तो व्हाट आई कैन डू इज से कास्ट order date as date and let's say cast 2. if I run this, इस पर्टिकुलर ऑर्डर डेट से मुझे सिर्फ डेट्स मिलेगा. भी मुझे टाइम चाहिए तो हाउ कैन आई डू कास्ट ऑर्डर डेट एज टाइम. सो इसमें से मुझे टाइम मिलेगा. अदरवाइज यू कैन यूज डेट पार्ट फंक्शन टू एक्सट्रैक्ट टाइम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेट. ओके. So casting is to convert one data type to other compatible data type. Not every data type. हाँ, ऐसा नहीं है कि कास्टिंग फंक्शन यूज करके आप कोई टेक्स्ट कॉलम का डेटा टाइप डेट कर दोगे. जो
जो डेटा टाइप आप चेंज कर रहे हो वो डेटा टाइप उस कॉलम में जो वैल्यूज है उनको सपोर्टिव होना चाहिए, तभी वो कास्टिंग काम करेगा। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, कास्ट फंक्शन बोलते हैं, कास्टिंग और टाइप कास्टिंग। ये कंसेप्ट है टाइप कास्टिंग और कास्टिंग। ये फंक्शन आप कभी कभी यूज करते हो इन ऑर्डर टू कॉन्केनेट। सपोज आप डेट को या इंटीजर को कॉन्केनेट कर रहे हो किसी टेक्स्ट के साथ, देन यू नीड टू चेंज दैट पर्टिकुलर डेटा टाइप्स इनटू सम अदर डेटा टाइप। ओके, वन मोर थिंग इज varchar जो डेटा टाइप है वो डेटा टाइप ऑल आर्ग्यूमेंट या ऑल टाइप को सपोर्ट करता है। जैसे आप कोई डेट स्टोर कर रहे हो कॉलम्स के अंदर, आपने उसका डेटा टाइप जो है वो varchar दिया हुआ है, स्टिल जो वैल्यूज है वो वैल्यूज कॉलम में एक्सेप्ट होगी डेटा टाइप varchar अगर है तो, क्योंकि varchar सभी टाइप्स को सपोर्ट करता है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर कॉलम, अगर मेरा जो डेट का कॉलम है वो अगर varchar डेटा टाइप का हो, देन जो डेट रिलेटेड जो फंक्शंस है वो मैं यूज नहीं कर सकता, जैसे डेट टाइम हो गया, डेट ऐड हो गया, डेट पार्ट हो गया। दीज ऑल फंक्शंस आर वर्किंग ऑन डेट कॉलम, डेट डेटा टाइप वाले कॉलम्स के ऊपर। तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, जैसे आपके पास कोई टेबल हो, उसका डेट का फॉर्मेट जो है, डेटा टाइप जो है वो varchar है, देन एट दैट मोमेंट आप क्या कर सकते हो, कास्ट यूज करके उस varchar का जो डेटा टाइप है उसको डेट में कन्वर्ट कर सकते हो, देन यू कैन यूज डेट फंक्शंस। ओके, ओके, कास्टिंग इज, कास्टिंग समझ में आया? इसमें कुछ डाउट है? कास्टिंग में सिंपल है, किसी को कुछ डाउट है कास्ट में? सर एकदा परत सांगू शकता का? आता 1-2 मिनिटापूर्वी जॉइन ओके, झालोय. so cast function is used to convert one data type into another compatible data type. The word compatible is important. आप एक कॉलम का जो डेटा टाइप है, जैसे मेरे पास सेल्स जो है, ये सेल्स लेट से यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस में है, तो इसका डेटा टाइप होगा फ्लोट, या डेसिमल में ये डेटा टाइप होगा। बट इफ आई वांटेड टू कन्वर्ट दिस डेटा टाइप इनटू इंटीजर वन, देन आई कैन यूज दिस कास्ट सेल्स एज इंटीजर। मैं यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन कर रहा हूँ कि सेल्स का डेटा टाइप मुझे इंटीजर चाहिए। सेम वे जैसे यहाँ पे ऑर्डर डेट जो मेरा कॉलम है, इसका डेटा टाइप जो है वो डेट टाइम है, क्योंकि डेट के साथ टाइम भी है। मुझे अगर सिर्फ डेट चाहिए या इस ऑर्डर डेट का डेटा टाइप मुझे डेट में कन्वर्ट करना है, मुझे टाइम नहीं चाहिए, देन आई कैन यूज ऑर्डर डेट एज अ डेट। मैंने उसका डेटा टाइप चेंज कर दिया, डेट टाइम से डेट कर दिया। या मुझे सिर्फ ऑर्डर डेट इस डेटा टाइप का, डेट टाइम डेटा टाइप का मुझे सिर्फ टाइम देखना है, मुझे डेट से कुछ मतलब नहीं है, मुझे बस टाइम चाहिए, देन आई कैन चेंज दिस ऑर्डर डेट्स डेटा टाइप फ्रॉम डेट टाइम टू टाइम। ये ऑल द डेटा टाइप राइट, इंटीजर, डेट टाइम, डेट टाइम, varchar, कैर, ये सब हमने देखा है इनिशियली। अलग अलग डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं। जब अपन कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं किसी कॉलम्स के ऊपर, एट द इनिशियल मोमेंट व्हेन वी क्रिएटिंग टेबल्स, हमें डेटा टाइप भी मेंशन करना पड़ता है उस पर्टिकुलर कॉलम का जिसमें वैल्यू स्टोर होने वाली है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ कि कंपैटिबल डेटा टाइप मतलब जिस वैल्यू में, जो वैल्यू वो कॉलम स्टोर कर रहा है, जो आप नेक्स्ट कॉलम बना रहे हो डेटा टाइप चेंज करके, उस कॉलम में वो वैल्यू कंपैटिबल होनी चाहिए स्टोर होने के लिए। जैसे मैं डेट टाइम का डेट किया, डेट टाइम का टाइम किया, डेसिमल फ्लोट्स का मैं इंटीजर किया, सो दीज आर सपोर्ट ईच अदर्स। आप डेसिमल की वैल्यू इंटीजर में देख सकते हो, लेकिन डेसिमल की वैल्यू कैरेक्टर में नहीं देख सकते, राइट? हाँ, ठीक है।
अभी समझा कास्टिंग कब यूज करना है? बेसिकली डेटा टाइप को कंपेटिबल डेटा टाइप में चेंज करने के लिए हमें यूज करना है कास्टिंग को। आप किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप को किसी अनवांटेड डेटा टाइप में उसको कन्वर्ट कर दोगे, देन उस कॉलम में जो वैल्यू स्टोर होने वाली है वो यूजफुल नहीं रहेंगी। जैसे मैंने यहाँ पे सेल्स को मैंने जैसे टेक्स्ट में या वेर कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, सो मैं उस पर फिर एग्रीगेशन फंक्शंस यूज नहीं कर पाऊंगा किसी टेक्स्ट कॉलम के ऊपर। ओके, सो कंपेटिबल डेटा टाइप के अंदर ही हमें कास्ट फंक्शन यूज करके डेटा टाइप को चेंज करना है। अंडरस्टैंड? अभी जैसे लेट्स से ये ऑर्डर का टेबल है, राइट? कोई भी टेबल लेते हैं, जैसे दिस ऑर्डर बेस्ड टेबल मेरे पास है, सो आई कैन क्लिक ऑन दिस ऑर्डर बेस्ड, राइट क्लिक, व्यू स्क्रिप्ट टेबल एज क्रिएट टू न्यू क्वेरी विंडो। यहाँ पे उसका क्रिएट स्टेटमेंट आ जाएगा कि टेबल क्रिएशन के टाइम पे क्या यूज किया हुआ है। ऑर्डर बेस्ड ये इंटीजर है, दिस इज डेट varchar इंटीजर। ऐसे आप देख सकते हो कि उस पर्टिकुलर टेबल्स में डेटा टाइप कौन से मेंशंस है। अदरवाइज आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे मैंने इस ऑर्डर बेस्ड को एक्सपांड किया, कॉलम्स में गया, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कितने कॉलम्स है और उनका डेटा टाइप क्या है। ठीक है, क्लियर है अभी कास्ट? ऑनलाइन स्टूडेंट? यस सर। Yes, sir. Okay, so next topic is stored procedures. Okay. Store procedures. So store procedure basically क्या है? जैसे अपन हमने अभी तक व्यूज क्रिएट किए, राइट? व्यूज क्रिएट किए, टेम्पररी टेबल्स क्रिएट किए, वैसे ही एसक्यूएल में स्टोर प्रोसीजर्स होती है। ये स्टोर प्रोसीजर्स बेसिकली सबसे ज़्यादा काम में आती है, जैसे वेब डेवलपमेंट हुआ, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर ज़्यादा यूज़ होती है। लेकिन एनालिटिकल प्रोजेक्ट में जैसे हम एनालिसिस करते हैं, वहाँ पे स्टोर प्रोसीजर ज़्यादा यूज़ नहीं होती। सो इसीलिए हम बस इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि व्हाट इज स्टोर प्रोसीजर, कैसे उसको बनाते हैं, सिंटैक्स क्या है, यूज केस क्या है, ऐसे थोड़ा सा देखेंगे, उसको ओवरव्यू देखेंगे बस, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू यूज मच इन एनालिसिस पर्पज स्टोर प्रोसीजर्स। सो जस्ट ओवरव्यू होना हमें रिक्वायर्ड है, कि हमें पता होना चाहिए कि हाउ वी क्रिएट स्टोर प्रोसीजर्स। अगेन स्टोर प्रोसीजर्स जो होती है, जैसे मैं कोई व्यूज क्रिएट करता हूँ, राइट? तो उस व्यू को अपन अल्टर नहीं कर सकते या अपडेट नहीं कर सकते, लेकिन स्टोर प्रोसीजर्स होती है, उन स्टोर प्रोसीजर्स को आप अपडेट कर सकते हो, अल्टर करके अपडेट्स कर सकते हो। उसमें कुछ एडिशन करना है आपको, तो आपको ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, आप उसको अल्टर कर सकते हो स्टोर प्रोसीजर्स को। ठीक है, अगेन यूज केस में अगर बोलूँ स्टोर प्रोसीजर्स की, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप लेट्स से अमेजोन ऑर्डर्स का एक टेबल है मेरा, राइट? अमेजोन का अगर हम एग्जांपल लें, तो जब भी हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो उस ऑर्डर को, जैसे मैंने कोई ऑर्डर प्लेस किया, मुझे मैसेज आया कि ऑर्डर प्लेस हो गया। सो जैसे ही मुझे मैसेज आता है, तो बैकएंड में क्या काम होता है कि जैसे उनके स्टॉक में जैसे 10 क्वांटिटी थी, मैंने एक क्वांटिटी ऑर्डर कर ली, तो स्टॉक में भी चेंजेस होने चाहिए, 10 का 9 होना चाहिए। तो बैकएंड में प्लस मैंने सपोज कोई पेमेंट किया हुआ है उस ऑर्डर के लिए, तो वो पेमेंट का जो ट्रांजैक्शन का टेबल है वहाँ पे अपडेट होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर कस्टमर आईडी ने ये पेमेंट किया हुआ है, लेकिन वापस किस मोड से पेमेंट किया हुआ है, मैंने ऑनलाइन किया हुआ है या कैश ऑन डिलीवरी किया है, वो सारा चीज़ें वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। सो बैकएंड में ये सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ स्टोर प्रोसीजर से वो की जाती है। मैं स्टोर प्रोसीजर्स के अंदर अलग अलग इंसर्ट्स, अपडेट्स, डिलीट स्टेटमेंट्स यूज करके मल्टीपल टेबल्स को अपडेट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, या वैल्यूज उसमें इंसर्ट कर सकता हूँ। वो व्यू में पॉसिबिलिटी नहीं है। व्यू में बस आप क्यूरी लिखते हो, दिस इज फॉर ओनली व्यूइंग पर्पज, बट स्टोर प्रोसीजर्स आर टू मैनिपुलेट विद द डेटा। आप DDL, DML
DQL, ये सारी चीजें, TCL जो है सेलेक्ट स्टेटमेंट, आप DDL, DDL सारी चीजें जो है ये स्टोर प्रोसीजर के अंदर यूज कर सकते हो बैकएंड में। ठीक है, तो स्टोर प्रोसीजर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन टर्म्स ऑफ वेब डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। ठीक है, क्योंकि वहां पे स्टोर प्रोसीजर्स ज्यादा यूज होती है। वी कैन से डेटा इंजीनियर्स, बट वो अगर अगेन प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो, आप कोई वेबसाइट डेवलप कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, देन फॉर दैट पर्पज यू यूज स्टोर प्रोसीजर्स। ओके, सो स्टोर प्रोसीजर्स सिंपल एक बनाते हैं अपन, सिंटैक्स देखते हैं कैसा है इसका। इट्स ए क्रिएट क्रिएट प्रोसीजर, मैं प्रोसीजर का नाम देता हूँ, लेट्स से SPEMP1, ऐसा मैं नाम दे रहा हूँ इस स्टोर प्रोसीजर को। देन आई नीड टू मेंशन input variables. So let's say first of all just create a plain store procedure. Syntax है create procedure, आप procedure का नाम देते हो, then as whatever you write over here, select star from जैसे employee। ठीक है, इतना लिखा मैंने, मैं इसको रन करता हूँ। कमांड completed। Now if I wanted to execute this store procedures, मुझे सिंटैक्स लिखना है exec execute store procedure का नाम, बस मुझे उतना ही रन करना है। इतना ही मैंने रन किया, देन एम्प्लॉय टेबल का सारा डिटेल्स मुझे मिल जाएगा। राइट, जैसे अपन व्यू क्रिएट करते थे तो अपन क्या लिखते थे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दैट पर्टिकुलर व्यू। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, जस्ट एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर स्टोर प्रोसीजर। अगेन डिफरेंस अगर मैं बोलूँ, कभी भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्यूज एंड स्टोर प्रोसीजर में डिफरेंस क्या है फिर। राइट, दोनों भी चीजें जो है, व्यूज भी आपका डेटा स्टोर नहीं करता एंड स्टोर प्रोसीजर भी डेटा स्टोर नहीं करता। बट स्टोर प्रोसीजर जो है वो मेनली फॉर डेटा व्यूइंग के लिए यूज नहीं की जाती, डेटा में चेंजेस करने के लिए या डेटा अपडेट करने के लिए स्टोर प्रोसीजर्स यूज की जाती है। ठीक है, आप स्टोर प्रोसीजर बना के उस स्टोर प्रोसीजर का यूज व्यू जैसा नहीं कर सकते, वो कुछ मीनिंग नहीं रखता। तो इससे अच्छा मैं व्यू बना लूँ, मैं स्टोर प्रोसीजर क्यों बनाऊँ। राइट, तो हाँ, so that's why views are used to only view the data. Store procedures are used to update or manipulate with the data. If you want to do the manipulation in the data, you use store procedures. आप view का use करके tables को update नहीं कर सकते, right? या आप व्यू को अपडेट नहीं कर सकते, बट आप स्टोर प्रोसीजर को अपडेट कर सकते हो, इसमें एडिशन कर सकते हो, मल्टीपल टेबल्स का रेफरेंस आप स्टोर प्रोसीजर पे दे सकते हो इन ऑर्डर टू इंसर्ट सम वैल्यूज, न्यू वैल्यूज इन दैट पर्टिकुलर स्टोर प्रोसीजर और पेरेंट टेबल्स। ठीक है, सो नाउ लेट्स से अभी मैं ऐसा मुझे चाहिए कि जैसे कि मेरे पास ये एम्प्लॉय का टेबल है एंड आउटपुट में मुझे ऐसा चाहिए कि लेट्स से मैं ये स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूशन के टाइम में मैं एक पैरामीटर भी दे सकता हूँ, जो पैरामीटर, जो इनपुट पैरामीटर्स मैं स्टोर प्रोसीजर लिखते समय में जब जो इनपुट पैरामीटर यहाँ पे मेंशन करूँगा, वो पैरामीटर्स मैं स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट करते समय यूज कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय टेबल है, इस एम्प्लॉय टेबल में लेट्स से मैंने अगर सर्च किया फॉर दस एम्प्लॉय आईडी या डिपार्टमेंट आईडी लेट्स से 100, तो मुझे यहाँ पे आउटपुट चाहिए कि देयर इज, लेट्स से देयर इज, अगर मैं जैसे सिंपल एक अपन यूज करते हैं, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू लेट्स से 200। मैं जब इस क्यूरी को रन करता हूँ तो मुझे क्या आउटपुट मिलता है कि 200 डिपार्टमेंट आईडी जिस जिस एम्प्लॉय का है उस एम्प्लॉय के नाम यहाँ पे मुझे दिखते हैं। तो मुझे लेट्स से ऐसे चाहिए कि जैसे मैं इस सर्च को करूँ तो मुझे आउटपुट में ऐसे चाहिए
कि देयर इज 4 एम्प्लॉई इन डिपार्टमेंट 200। समझ में आ रहा है? ये एम्प्लॉय आईडी का काउंट कितना है? 4 है। तो आउटपुट में मुझे ऐसा चाहिए, जैसे मैं इस सर्च के साथ करूँ, इस स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करूँ, तो मुझे आउटपुट में चाहिए देयर इज 4 एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट 200। एंड अगर मैंने ऐसा डिपार्टमेंट आईडी दिया जो यहाँ पे है ही नहीं, जैसे मैंने 900 डिपार्टमेंट आईडी दिया जो इस एम्प्लॉय के टेबल में नहीं है, इस एम्प्लॉय टेबल में 900 डिपार्टमेंट आईडी नहीं है, तो उस टाइम पे क्या आउटपुट आना चाहिए कि देयर इज नो एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट 900। अगर मैं 900 से सर्च सर करूं। हेलो, ग्रीन नंतर सर डेटा मॅनिप्युलेशन परफॉर्म होणार का सर? म्हणजे आपण मॅनिप्युलेट करणार का त्याच्या खाली? काय म्हणतोस? अ, जे ग्रीन मध्ये सर तुम्ही लिहिलं आहे हाँ हाँ, त्याच्यानंतर आपण जे मॅनिप्युलेट जे करणार डेटा स्टोअर प्रोसिजर साठी ते त्याच्या खाली करणार का? म्हणजे ते सिंटॅक्स टाकून? हे जे ग्रीन जे आहे ते जस्ट मी कमेंट करतोय की गोष्टी आपल्याला हो हो. समजण्यासाठी की आपण काय करतो, राईट? आपण अजून स्टोर हां प्रोसिजर हां. बनवलेली नाहीये ती. आपण जस्ट एक हां आता पण त्याच्या प्रोसेस खालीच होणार स्टेटमेंट ना सर? बघतो. हो हो हो, खालीच बघणार आहे आपण. हां. ठीक आहे. सो प्रॉब्लेम अंडरस्टँडिंग समजले आपल्याला काय करायचंय आणि काय आउटपुट हवंय. येस सर. ओके, सो लेट्स से दिस स्टोर प्रोसीजर, ये स्टोर प्रोसीजर हमने जो पहले बनाई थी, इसी स्टोर प्रोसीजर को लेते हैं. मैं इस स्टोर प्रोसीजर को यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ. अभी मुझे स्टोर प्रोसीजर अल्टर करनी है, इन शॉर्ट एडिट करनी है. अब तो इसके लिए मैं इंस्टेड ऑफ क्रिएट मैं यूज करूंगा अल्टर, अल्टर प्रोसीजर. तो जो भी चेंजेस मुझे इस प्रोसीजर में करने हैं, देन मैं इसमें ये क्यूरी लिख सकता हूँ. ठीक है, मैं अल्टर प्रोसीजर कर रहा हूँ एसपी एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल, एक पैरामीटर्स पुट कर रहा हूँ डिपार्टमेंट आईडी. पैरामीटर्स जब भी मैं पुट करता हूँ तो मुझे @ से वो पैरामीटर पुट करना होता है. पैरामीटर मैंने पुट किया, इस पैरामीटर का जो इनपुट पैरामीटर, या जो मैं बोलूँ कि जिस क्यूरी रन करने के लिए एक पैरामीटर मुझे पूछेगा, वो जैसे डिपार्टमेंट आईडी पूछेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट आईडी आपको देखना है, तो मैं पास कर रहा हूँ कि डिपार्टमेंट आईडी एक मेरा पैरामीटर है. उस पैरामीटर का मैं एक डेटा टाइप यहाँ पे दे रहा हूँ, इंटीजर. डिपार्टमेंट आईडी एक इंटीजर है. ठीक है, उसके बाद एज आएगा, देन यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ. डिक्लेयर सिंटैक्स पहले देख लो, देन वी अंडरस्टैंड मोर. @cnd, मैं एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया मैंने. ये वेरिएबल को मैं इस स्टोर प्रोसीजर में यूज करने वाला हूँ. ठीक है, देन once I declare this cnt, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि select count star from employee where department id is equal to this department id. ठीक है, ये पर्टिकुलर क्यूरी जो है सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय. सो इन शॉर्ट, मैं यहाँ पे जो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कर रहा था, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि सेलेक्ट काउंट स्टार. काउंट स्टार करूंगा तो मुझे क्या करेगा, वो नंबर ऑफ एम्प्लॉय का काउंट देगा, या उस रोज का काउंट देगा. cnt, इस क्यूरी को रन करता हूं मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, 4 आउटपुट मिलेगा. बराबर, काउंट कर रहा हूं ना मैं एम्प्लॉयज की. जो मुझे आउटपुट में 4 रोज मिल रहे थे, उन 4 रोज को मैं काउंट कर रहा हूं बस यहाँ पे. तो सेम जो फंक्शन है मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है यहाँ पे cnt नाम का. उस cnt नाम के वेरिएबल्स को मैंने कहाँ यूज किया हुआ है, इस काउंट में करूंगा यूज मैं उसको. ठीक है, count star
ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि काउंट स्टार, मुझे ये इस वेरिएबल का काउंट चाहिए किस कंडीशन पे, डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू यहाँ पे जो स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूशन के टाइम पे मैं पास करूंगा, लेट्स से मैं 100 पास करूंगा, 200 पास करूंगा, तो वो क्या करेगा, काउंट करेगा उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आईडी के लिए मुझे कितने रोज मिल रहे हैं। देन आई कैन यूज इफ स्टेटमेंट इन स्टोर प्रोसीजर, जो हम व्यू में यूज नहीं कर सकते, हम इफ स्टेटमेंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि इफ दिस पर्टिकुलर CNT इज इक्वल टू 0, तो मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, प्रिंट। बेसिकली स्टोर प्रोसीजर इज लाइक, आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखते हो, वैसे आप यहाँ पे कोडिंग लिख सकते हो। दिस इज काइंड ऑफ जावा या पाइथन का कोडिंग जो होता है, उस काइंड ऑफ कोडिंग आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, सो लेट्स से प्रिंट में मुझे चाहिए, क्या चाहिए, अगर लेट्स से काउंट 0 है, काउंट 0 है मतलब ये आएगा, राइट। एम्प्लॉय का काउंट अगर 0 है, इसका मतलब वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आईडी वहां पे नहीं है उस टेबल में। सो मुझे ये आउटपुट चाहिए, देयर इज नो एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट। अंडरस्टैंड हो रहा है, समझ में आ रहा है। अगर मेरा काउंट जो है वो काउंट 0 आ रहा है आंसर उसका, जैसे ये क्यूरी मैंने अभी रन की, इसका काउंट 4 आ रहा है ना, क्योंकि 200 डिपार्टमेंट आईडी के 4 एम्प्लॉय मेरे पास है। यही क्यूरी अगर मैंने 900 के लिए रन की तो कितना काउंट आएगा, 0 काउंट आएगा ना। तो इसका मतलब 0 काउंट आ रहा है, तो ये आउटपुट मुझे मिलना चाहिए कि देयर इज नो एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट, वट एवर डिपार्टमेंट मैंने पास किया है वो। सो प्रिंट मुझे चाहिए, इट्स there is no employee in department, and I use casting over here। कॉन्केनेट करने के लिए मैं प्लस यूज कर सकता हूँ, राइट। एंड मुझे डिपार्टमेंट आईडी जो है वो इसके साथ चाहिए यहाँ पे, सो आई कैन मेंशन कास्ट डिपार्टमेंट आईडी एज varchar, it's 20। ठीक है, ये मैंने सिंगल कोट में क्यों डाला, क्योंकि ये एक टेक्स्ट है, मैं इस टेक्स्ट के साथ डिपार्टमेंट आईडी जो मैंने यूज किया उस डिपार्टमेंट आईडी को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ये वेरिएबल जो मैं पास करूंगा वो वेरिएबल मुझे चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे 900 पास किया तो यहाँ पे 900 आना चाहिए, 200 पास किया तो 200 आना चाहिए। सो दिस इज क्या है, ये जो पैरामीटर मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ये पैरामीटर ये है। ठीक है, इल्स अदरवाइज क्या आउटपुट में चाहिए मुझे, अगर काउंट 0 नहीं है कोई और है, तो इसका मतलब देयर इज 4 एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट आईडी, ऐसा कुछ चाहिए ना मुझे, ये चाहिए। सो इसका पहले वाला पोर्शन, जैसे देयर इज, ये जो पोर्शन है ये मेरा है टेक्स्ट वाला, बराबर। देन मैं प्लस कर रहा हूं, ये जो 4 नंबर है, ये 4 नंबर क्या मुझे काउंट दे रहा है ना, ये काउंट @काउंट जो मेरा है ये काउंट दे रहा है, तो ये काउंट भी इंटीजर है ना, ये काउंट भी मेरा इंटीजर है, राइट। सो इसको मुझे कॉन्केनेट करने के लिए वापस कास्ट करना पड़ेगा, @count एज varchar, let's say 10, तो कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, 4 को हमने कर दिया ऐड। देन एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट, ये अगेन टेक्स्ट है, वापस उस टेक्स्ट को मैं ले रहा हूं, एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट। ठीक है, प्लस अभी मुझे वापस ये चाहिए डिपार्टमेंट आईडी मतलब ये वाला ऊपर जो अपन ने किया था, समझ में आ रहा है ये। इफ आई एग्जीक्यूट दिस, check the syntax, this
The error is procedure. This again. ठीक है, ये यहाँ पे एम्प्लॉय 1 के बाद यहाँ पे स्पेस चाहिए था ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि दिस इज अ पैरामीटर। सो ये मेरी स्टोर प्रोसीजर जब रन हो रही है अभी, तो मुझे अभी क्या चाहिए, लेट्स से मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, लेट्स से सी द आउटपुट। तो लेट्स से मैं करूँगा एग्जीक्यूट दिस एसपी एम्प्लॉय 1 एंड मुझे पास करना है लेट्स से डिपार्टमेंट आईडी 200 के लिए। सो मैं यहाँ पे बस 200 लिखूंगा एंड एग्जीक्यूट करूंगा। यहाँ पे क्या लिख क्या देखो, देयर इज 4 एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट 200। सबको दिख रहा है ये आउटपुट, देयर इज 4 एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट 200। अभी ये इज के बाद 4 एंड एम्प्लॉय के अंदर जो कुछ स्पेस नहीं है, तो आप यहाँ पे वो एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देयर इज के बाद ये जो कास्ट है, ये नंबर है ना, ये नंबर था अपना, ये 4 नंबर का आउटपुट मुझे दे रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे एक स्पेस ऐड कर दिया मैंने एंड वापस मैंने एक प्लस दे दिया। ठीक है, वापस इस 4 के बाद एम्प्लॉय का नाम है, तो यहाँ पे भी मैं एक स्पेस दे सकता हूँ एंड again I'll give plus sign. If I again this and if I run this, see there is 4 employee in department 200. Again department 200 ये जो मुझे मिल रहा है, यहाँ पे भी मुझे स्पेस चाहिए, department 200 एक साथ आ रहा है। तो वापस मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक स्पेस दे सकता हूँ। See there is 4 employee in department 200। लेट्स से मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ फॉर 900 के लिए, जो हमारा आउटपुट में था। लेट्स से फॉर दिस 900 इफ आई रन दिस, यहाँ पे क्या आएगा, देयर इज नो एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट 900। सी देयर इज नो एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट 900। 900 का जो मेरा डिपार्टमेंट आईडी है वो एम्प्लॉय के टेबल में है ही नहीं, इसलिए आउटपुट में मुझे आ रहा है देयर इज नो एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट 900। सो अभी मुझे बताओ कि इस पर्टिकुलर स्टोर प्रोसीजर का हमने किसी डेटा को व्यू करने के लिए यूज किया है क्या? स्टोर प्रोसीजर को हमने किस लिए यूज किया, एक पर्टिकुलर आउटपुट निकालने के लिए यूज किया है। तो दिस पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबल है क्या व्यू के अंदर? ये व्यू के अंदर कर सकते हैं क्या अपन? No, sir. इसलिए स्टोर प्रोसीजर डिफरेंट फ्रॉम व्यूज। व्यू के बीच में एंड स्टोर प्रोसीजर के बीच में कंफ्यूज नहीं होने का। ये जो मैं प्रोसीजर को बार बार एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे मैंने अल्टर लिखा हुआ है, इसलिए एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ। मैं इसमें चेंजेस कर रहा हूँ, स्टोर प्रोसीजर्स में यहाँ पे मेरे हिसाब से मैं चेंजेस करके मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अल्टर रखे, मैं क्रिएट करके नहीं कर रहा हूँ। क्रिएट करूंगा तो वो बोलेगा कि ऑलरेडी एसपी एम्प्लॉय 1 एक स्टोर प्रोसीजर बना हुआ है। ठीक है, मैं एग्जीक्यूट दिस अगेन। सो देयर इज नो एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट 900। लेट्स से 100 के लिए देखते हैं। इफ आई एग्जीक्यूट दिस, बोलेगा देयर इज 4 एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट 100। और कौन सा है, 300 भी है ना अपने पास। लेट्स से 300 के लिए देखते हैं, देयर इज 1 एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट 300। करेक्ट, क्लियर है ये स्टोर प्रोसीजर क्लियर है। यहाँ पे मैं एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टार्टिंग में जो मैंने पैरामीटर पास किया, दिस इज द इनपुट पैरामीटर, जिसको मैं इनपुट पैरामीटर बोलूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इनपुट पैरामीटर पे ही फोकस करो। एक स्टोर प्रोसीजर मैंने बनाई, उसमें मैंने एक इनपुट पैरामीटर दिया, जो जब मैं स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो मैं उस बस पैरामीटर जो डिपार्टमेंट आईडी में जितनी वैल्यूज है, मैं बस वो वैल्यू यहाँ पे पास कर रहा हूँ, 100 200 वटेवर। मुझे देखना है कि 100 के लिए कितने एम्प्लॉय है, 200 के लिए कितने एम्प्लॉय है। सो ये स्टोर प्रोसीजर बना के ओनली एग्जीक्यूट स्टोर प्रोसीजर का नाम एंड ये पर्टिकुलर क्यूरी रन करना यूजर के लिए इजी है ना। उसको तुरंत पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं।
राइट। नहीं तो वापिस उसको अगर काउंट लेना ही है व्यू का यूज करके तो उसको क्या करना पड़ेगा कि सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम दैट पर्टिकुलर व्यू, ऐसे लेना पड़ेगा ना, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 200, ऐसी क्यूरी उसको बार बार लिखनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है ये स्टोर प्रोसीजर? थोड़ा ट्रिकी है स्टोर प्रोसीजर, जल्दी समझ में नहीं आता है, बट पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे तो ये समझ में आएगा। ये जो इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट, ये नॉर्मली सिर्फ स्टोर प्रोसीजर्स में यूज होते हैं। हम इसमें व्यू में वगैरह इसको यूज नहीं कर पाते, बट स्टोर प्रोसीजर्स में इसको हम यूज कर सकते हैं। इफ एल्स, लूप, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो हम स्टोर प्रोसीजर्स में यूज करते हैं। अगेन दूसरा एक एग्जांपल इसका अगर मैं देखूं कि लेट्स से मुझे इसका एक यूज केस अगर मैं आपको बताऊं तो हम एक ट्रांजैक्शन करते हैं, राइट। लेट्स से हमने हमारे एक दोस्त को कुछ मनी ट्रांसफर किया, तो बैकएंड में क्या होता है कि सबसे पहले आपके अकाउंट से उतनी अमाउंट डेबिट हो जाती है, देन सामने वाला जो यूजर है जिसको आपने पैसे ट्रांसफर किए उसके अकाउंट के अंदर की वो अमाउंट बढ़ जाती है। तो बैकएंड में ऐसे ही स्टोर प्रोसीजर्स वहां पे लिखे होते हैं जो क्या करते हैं, फिर यहाँ पे जैसे पैरामीटर्स में डिपार्टमेंट आईडी मैंने दिया हुआ है, वहां पे क्या आएगा, सेंडर्स एंड रिसीवर्स, ऐसे दो आईडीज आएंगे। सेंडर मतलब जो भेज रहा है, जिसके खाते से अमाउंट डेबिट होने वाली है, रिसीवर मतलब जिसको पैसे आने वाले हैं। तो ऐसे पैरामीटर्स यहाँ पे पास होते हैं, सेंडर्स एंड रिसीवर्स। एंड यहाँ पे वो लॉजिक लिखते हैं वो लोग कि लेट्स से अकाउंट नंबर इज इक्वल टू, या जितनी अमाउंट यहाँ पे डेबिट होने वाली, जैसे कि अमाउंट का एक वेरिएबल बनता है, सेंडर का एक वेरिएबल बनता है, रिसीवर का एक वेरिएबल बनता है। एंड लेट्स से मैंने 1000 रुपीज उसमें मैंने डेबिट किए या मैंने भेजे हैं, तो अमाउंट की जगह पे 1000 आता है। एंड देन फॉर्मूला बनता है कि उस पर्टिकुलर सेंडर का जो बैलेंस है, बैलेंस माइनस 1000। ओके, एंड रिसीवर का फॉर्मूला क्या बनता है, बैलेंस प्लस 1000। वेयर कहाँ पे, वेयर कंडीशन में उस पर्टिकुलर सेंडर का अकाउंट नंबर एंड रिसीवर का अकाउंट नंबर, फिर क्योंकि अकाउंट नंबर के बेसिस पे ट्रांजैक्शन होता है, राइट। तो यहाँ पे वैसे लॉजिक लिखते हैं। मल्टीपल सेलेक्ट स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो। अगेन भी जैसे कि ये ट्रांजैक्शन होता है दो अकाउंट्स के बीच में, तो ये ट्रांजैक्शन कहीं पे रिकॉर्ड होता है, इसका भी एक डेटाबेस होता है बैंक का, जहाँ पे ये सारा स्टेटमेंट जो ये ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड होता है कि कौन सी तारीख को ये ट्रांजैक्शन हुआ, राइट। तो फिर उस पर्टिकुलर टेबल में ये एंट्री भी जानी चाहिए, जो ट्रांजैक्शन हुआ उसकी एंट्री उस टेबल में जानी चाहिए। तो फिर वहां पे अगेन इंसर्ट स्टेटमेंट आता है कि इंसर्ट इनटू दैट पर्टिकुलर लेट्स से ट्रांजैक्शन टेबल है, तो इंसर्ट इनटू ट्रांजैक्शन टेबल। कॉलम्स के नाम आते हैं, जैसे हमने देखा कि कॉलम्स के नाम के साथ अपन वैल्यूज पुट करते हैं, तो इंसर्ट इनटू दैट पर्टिकुलर कॉलम्स के नाम एंड वैल्यूज वहां पे आ जाती है, सारी वेरिएबल्स को पुट करते हैं। सो ऑटोमेटिकली जैसे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है, ट्रांजैक्शन के टेबल में वो जो आपकी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स है, वो जो ऑर्डर है वो वहां पे इंसर्ट हो जाती है। यस, सो ये सारा जो लॉजिक होता है ये बैकएंड के डेटाबेस में क्रिएट किया होता है, तभी सारा जो चीजें होती है जो जो हम एटोमाइजेशन बोलते हैं, एटोमाइजेशन ऐसे वर्क करता है, ठीक है। सो हम सामने हमें वो पता नहीं चलता कि हाँ ठीक है, हम बोलते हैं कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में गया होगा ट्रांसफर, बट बैकएंड में यूजिंग दिस स्टोर प्रोसीजर्स वो काम होता है, ठीक है। समझ में आया कि स्टोर प्रोसीजर एक्चुअली कहाँ पे यूज होती है। और कभी-कभी हमारा ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है या ट्रांजैक्शन को वो डेटा एक्सेप्टेड जो हाँ, क्योंकि अभी मान लो कि आपका ट्रांजैक्शन फेल हुआ, तो जो एंट्री आपकी ऑलरेडी सपोज ट्रांजैक्शन के टेबल में गई हुई है, तो उसमें उन्होंने फिर लॉक्स डाले होते हैं कि मल्टीपल वेयर कंडीशंस पुट की होती है कि क्योंकि एक ही चीज पे तो नहीं देखेंगे ना कि सामने वाले को वो बैलेंस आना भी चाहिए, उसका कंफर्मेशन भी वो डेटाबेस में मिलता है उनको, फिर वो जो मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करके फिर वो आउटपुट आता है। ऐसा कॉम्प्लेक्स क्यूरी फिर बैकएंड में स्टोर प्रोसीजर में लिखा होता है। मैंने बस ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया आपको कि एक ट्रांजैक्शन टेबल से या एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन में गया, बट क्रॉस चेकिंग के लिए भी एक अलग से स्टोर प्रोसीजर होती है कि वो ट्रांसफर हुई कि नहीं, अमाउंट सक्सेसफुली ट्रांसफर हुई है क्या, या
बस डेबिट हुई है इस अकाउंट से उस अकाउंट को गई नहीं है। तो ये सारी चीजें भी है, जैसे हम स्टेटमेंट निकालते हैं ना, फिर हर एक अकाउंट होल्डर अपना स्टेटमेंट निकालता है। तो ये स्टेटमेंट वो कहाँ से निकालता है कि जो मेन ट्रांजैक्शन टेबल होता है डेटाबेस से, वो अपने हिसाब से, जैसे वो उस अकाउंट नंबर डालेगा तो उतने अकाउंट नंबर के जितने ट्रांजैक्शन होंगे वो सारे ट्रांजैक्शन उस स्टेटमेंट में उसको मिल जाते हैं। सो अगेन बैकएंड में ये, जैसे हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजैक्शन टेबल वेयर अकाउंट नंबर इज इक्वल टू दिस, ये क्यूरी रन होती है बैकएंड में। उस पर्टिकुलर अकाउंट नंबर का सब डिटेल्स आ जाता है और वहां पे वो उसको पता चल जाता है कि इस अकाउंट में वो अमाउंट आई है कि नहीं आई है। हो म्हणजे टेक्निकल इश्यू, सो बेसिकली काय असतं, सर्व्हर वगैरे डाऊन असतं, सो सर्व्हर मध्ये मग एंट्री जात नाही। आता सपोज तुमचं सर्व्हर डाऊन आहे, सो जे ट्रान्झॅक्शन झाले त्याची एंट्री सर्व्हर मध्ये जात नाही किंवा ती लेट जाते डेटाबेस मध्ये। मग ज्या वेळेस ती डेटाबेस मध्ये एंट्री जाते त्यावेळेसच मग ट्रान्झॅक्शन कम्प्लीट होतं किंवा ती पैसे ट्रान्सफर होतात। आपण म्हणतो ना कधी कधी सर्व्हर डाऊन आहे, सो सर्व्हर डाऊन आहे म्हणजेच तुम्ही जे ट्रान्झॅक्शन करण्याचा ट्राय करताय ते त्यांच्या सर्व्हरला किंवा जिथे त्यांचं जे डेटाबेस ठेवलेला आहे त्या डेटाबेसचं काहीतरी काम चालू आहे बाबा, त्याचं मेंटेनन्स चालू आहे, म्हणून सर्व्हर डाऊन आहे, म्हणून तुम्ही ट्रान्झॅक्शन करू शकत नाही, कारण तुम्ही ट्रान्झॅक्शन करणार तर त्याची एंट्री तिथे होणार नाही। एका वेळेस म्हणजे आता सपोज दिस ये स्टोर प्रोसीजर आपने लिखा, बट इस स्टोर प्रोसीजर को हमें मॉनिटर भी करना पड़ता है ना हर टाइम पे कि सब ठीक चल रहा है क्या, सब ट्रांजैक्शंस प्रॉपरली जा रहे हैं क्या, किसी ने गलती से कोई कॉलम उड़ा दिया या कॉलम्स का कुछ प्रॉब्लम हुआ, या कोई लॉकिंग जो आपने दिया हुआ है वो चल नहीं रहा है कभी कभी, तो फिर उसको चेकिंग के लिए हमें इसको क्रॉस चेक करना पड़ता है। बट स्टोर प्रोसीजर का जो लॉजिक है एक बार बिल्ट हो गया तो वो अपने आप रन होता है। यहाँ पे देखो हमारे सिस्टम में, यहाँ पे मैं अगर सर्च करूंगा तो यहाँ पे एक टास्क शेड्यूलर होता है, ये दिख रहा है टास्क शेड्यूलर, हर एक के सिस्टम में होता है ये टास्क शेड्यूलर। तो डेटाबेस में ऐसे टास्क शेड्यूलर होते हैं जहाँ पे ये जो स्टोर प्रोसीजर्स होती है ना, ये स्टोर प्रोसीजर्स आप यहाँ पे इनपुट करते हो, एक टास्क बनाते हो कि ये स्टोर प्रोसीजर आपको कब रन करनी है। फिर अगेन उसके बेसिस पे भी अलग 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 लॉजिक होता है कि जब आप ट्रांजैक्शन करते हो तब वो ट्रांजैक्शन होने के बाद फिर ये स्टोर प्रोसीजर रन होती है, तब तक वो शायद किसी टेम्पररी मेमोरी में वो ट्रांजैक्शन का डेटा स्टोर करता होगा, एंड वंस ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ देन वो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन टेबल में उसको स्टोर करता है। बट कहने का मुद्दा ये है कि ऐसे टास्क शेड्यूलर से फिर वो जो स्टोर प्रोसीजर्स होती है वो स्टोर प्रोसीजर्स हम एग्जीक्यूट करते हैं, उसको एक शेड्यूल देते हैं कि लेट्स से मुझे कुछ टास्क होते हैं, जैसे मुझे कुछ टेबल्स में कुछ मैंने व्यूज बनाए हुए हैं तो, या कुछ टेम्पररी टेबल्स बनाए हुए हैं तो उन टेम्पररी टेबल्स का डेटा ड्रॉप हो जाए, अगेन उसमें नया डेटा आ जाए, क्योंकि टेम्पररी टेबल में जब मैं डेटा बनाऊंगा तो जितना डेटा टेबल्स में अवेलेबल है उतना आएगा, जितना सपोज न्यू डेटा उस पेरेंट टेबल में आएगा तो वो टेम्पररी टेबल में नहीं आएगा जब तक उसको आप अपडेट नहीं करोगे। तो हमें क्या करना पड़ता है कि टेम्पररी टेबल्स को डिलीट करना पड़ता है, अगेन उसको फीड करना पड़ता है नए डेटा के साथ। तो ये सारी चीजें फिर स्टोर प्रोसीजर्स में बना के उस टेम्पररी टेबल्स में डेटा को फीड किया जाता है, अगेन नए टेबल्स बनते हैं ऑटोमेटिकली एंड यूजर्स को वो एक्सेस हो जाते हैं यूज करने के लिए। ठीक है, हो जसं आता क्युरी, म्हणून ते आपण जे बघितलं की क्युरी ऑप्टिमायझेशन किंवा क्युरी परफॉर्मन्स जे बघितलं ते त्याच्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे की तुमचं इंडेक्सिंग वगैरे पाहिजे। क्युरी जितक्या लवकर प्रोसेस होईल तितक्या लवकर तुमचं ट्रान्झॅक्शन अपडेट होतं। खास करून बँकांचे सर्व्हर वगैरे त्यांच्या क्युरीज जे असतात त्या लवकर क्विक मध्ये काही मिली सेकंड्स मध्ये रन होतात। ओके, सो ते क्युरी परफॉर्मन्स किंवा क्युरी ट्युनिंग जे आहे ते तिथे इम्पॉर्टंट रोल क्रिएट करतात। ठीक है, समझ लो स्टोर प्रोसीजर्स ऑनलाइन स्टूडेंट, स्टोर प्रोसीजर समझा? Yes, sir. ठीक है, अगेन ये जो स्टोर प्रोसीजर्स जो टॉपिक है
ये एनालिटिकल प्रोजेक्ट्स में यूज़ नहीं होता ज़्यादा, कोई कोई कंपनी यूज़ करती है, बट मोस्टली फॉर द वेब डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में स्टोर प्रोसीजर ज़्यादा यूज़ होता है. सो हमारे लिए एज एनालिसिस या डेटा एनालिसिस इंजीनियर्स हम स्टोर प्रोसीजर्स इतनी यूज़ नहीं करते. हम क्या यूज़ करते हैं? CTEs, टेम्पररी टेबल्स, व्यूज़, ये सारा चीज़ें पे हमारा फोकस होता है, क्योंकि हम मोस्टली डेटा के साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड डेटा के साथ एनालिसिस करते हैं. डेटा मॉडिफिकेशन एंड मैनिपुलेशन का जो काम होता है वो हमारा नहीं होता. अंडरस्टैंड? ये कंसेप्ट समझो. हम एज अ डेटा एनालिसिस या डेटा एनालिस्ट हम डेटा को एनालिसिस करते हैं, डेटा में चेंजेस नहीं करते. हमें बस डेटा आता है हमारे पास, उस डेटा के साथ हम विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट स्टेटमेंट अलग अलग क्यूरीज करके डेटा वैलिडेशन के लिए या डेटा को देखने के लिए हम क्यूरीज करते हैं विद यूजिंग डिफरेंट टेम्पररी टेबल्स, व्यूज, CTs. लेकिन डिलीट अपडेट स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो हम यूज़ नहीं करते मोस्टली, क्योंकि एक तो हम प्रोडक्शन में हम एक्सेस नहीं करते, हम UAT पे ही खेलते, टेस्टिंग का डेटा पे ही काम करते हैं. पहली बात तो प्रोडक्शन पे अगर हम काम भी कर रहे हैं देन दिस इज ओनली फॉर डेटा व्यूइंग पर्पज, डेटा को क्यूरी करने के लिए, उसमें चेंजेस करने के लिए नहीं. अंडरस्टैंड? ये कंसेप्ट, ये स्टोर प्रोसीजर की कंसेप्ट हमें पता हो कि स्टोर प्रोसीजर्स क्या है, किस काम के लिए यूज होती है, एक्चुअली इसका यूज केस क्या है, कैसे उसका सिंटैक्स है, कैसे लिखते हैं, इतना भी आपको आया देन इट इज एनफ. ठीक है? इंटरव्यू में भी मोस्टली फोकस स्टोर प्रोसीजर्स पे नहीं रहेगा, बट कभी कभी पूछते हैं कि स्टोर प्रोसीजर्स पता है क्या आपको, कैसे काम करता है, क्या होगा, यूज केसेस पर बताओ, या सिंपली पूछते हैं कि डिफरेंस क्या है, आप स्टोर प्रोसीजर्स एंड व्यूज में क्या फंक्शन है. रिसेंटली हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन भी देखा, जहाँ पे वहाँ पे भी हमने क्या किया था, कुछ इनपुट पैरामीटर्स दिए हुए थे. तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस एंड स्टोर प्रोसीजर सेम है क्या. नहीं, यूजर डिफाइंड फंक्शन वो एक फर्स्ट फंक्शन है जो आपको एक स्केलर वैल्यू देता है या एक वैल्यू देता है. आप डिपेंड अपॉन आर्ग्यूमेंट्स, आप आर्ग्यूमेंट्स के हिसाब से जो लॉजिक आपने लिखा हुआ है कैलकुलेशन का, उसके बेसिस पे आपको एक आंसर देते हैं. पर स्टोर प्रोसीजर्स में मल्टीपल टेबल्स का इंसर्ट, अपडेट, डिलीट्स, जॉइंस वगैरह जितना भी हमने अब तक पढ़ा वो सारा आप यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हो. ठीक है? स्टोर प्रोसीजर्स आर नॉट मीन टू सी द डेटा, वो डेटा को सी करने के लिए या विजिबल करने के लिए नहीं बनाते हैं. डेटा को इंसर्ट या मैनिपुलेशन करने के लिए स्टोर प्रोसीजर्स मोस्टली यूज की जाती है. डेटा को देखने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, टेम्पररी टेबल्स है, व्यूज है, हम उसमें डेटा को देख सकते हैं. आप स्टोर प्रोसीजर बना के उसमें डेटा नहीं देखते कि उस स्टोर प्रोसीजर को रन कर रहे हैं. ठीक है? क्लियर है ना? डिफरेंस समझ में आया? कंफ्यूज नहीं होने का. स्टोर प्रोसीजर एंड अगेन स्टोर प्रोसीजर्स आप कहाँ पे देख सकते हो? जैसे मेरा ये टेबल है, ये टेबल मैंने कहाँ पे बनाया है? एम्प्लॉय की इसमें बनाया, राइट? सो इफ आई गो टू माय एम्प्लॉय टेबल, सी यहाँ पे प्रोग्रामेबिलिटी है, इस प्रोग्रामेबिलिटी में स्टोर प्रोसीजर्स आती है. सी यहाँ पे देखो DBOSP एम्प्लॉय 1 करके जो स्टोर प्रोसीजर हमने बनाई वो यहाँ पे स्टोर हुई. ठीक है? जैसे व्यूज हमारे कहाँ पे स्टोर है? डेटाबेस के अंदर व्यू के सेक्शन में व्यूज स्टोर होते हैं. वैसे स्टोर प्रोसीजर्स प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर स्टोर प्रोसीजर्स स्टोर होती है. यहाँ जो हम फंक्शंस बनाते हैं वो फंक्शंस यहाँ पे स्टोर होते हैं फंक्शंस के अंदर. ठीक है? ठीक है. सो फार हमने स्टोर प्रोसीजर भी कवर कर लिया. वन मोर टॉपिक इज देयर, मर्ज. इट इज नॉट मच इम्पोर्टेंट, बट पता हो हमको कि क्या एक्चुअली है मर्ज. मर्ज स्टेटमेंट मैं बस आपको एक ओवरव्यू देता हूँ मर्ज का कि एक्चुअली वो किस काम के लिए बनता है. ठीक है? सो लेट्स से सेलेक्ट स्टार एम्प्लॉय. मेरे पास ये मेरा एक एम्प्लॉय का टेबल है, इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, जिसमें अभी 1 to 10 रिकॉर्ड्स है. बरोबर? मेरे पास दूसरा एक टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय STG.
जीत राइट। सी मेरे पास ना ये दो टेबल है। जैसे पहले वाला जो टेबल है, इस टेबल में मेरा सारा ट्रांजैक्शनल डेटा स्टोर है, जैसे एम्प्लॉय की सारी इन्फॉर्मेशन इस फर्स्ट वाले टेबल पे स्टोर है। एंड देन सेकंड वाला जो टेबल है ना, इस सेकंड वाले टेबल्स में इस टेबल में कुछ चेंजेस है। जैसे फर्स्ट जो एम्प्लॉय आईडी है, इसका जो सैलरी है ना, ये सैलरी 50,000 हुआ है। टेबल में इसकी एंट्री 10,000 से, अभी मुझे इसको अपडेट करना है। साथ ही साथ एक नया जो एम्प्लॉय आईडी है वो ऐड हुआ है, उसका डिटेल ऐड हुआ है, वो भी मुझे इस टेबल में ऐड करना है। तो ये सारी चीजें जैसे यूजिंग दिस टेबल, तो ये जो टेबल हुआ फर्स्ट वाला, ये मेरा हुआ टारगेट टेबल। एंड ये जो नया टेबल है जिसमें सारा अपडेटेड डेटा है, जो मुझे इंसर्ट करना है इस टेबल में, टारगेट टेबल में, ये हुआ हमारा सोर्स टेबल। तो यूजिंग टारगेट टेबल एंड सोर्स टेबल आप क्यूरी लिख सकते हो यूजिंग मर्ज स्टेटमेंट। ओके, सो लेट्स से आई एम हैविंग दिस स्टेटमेंट। मैं इसको आपको समझाता हूँ कि वो कैसे काम करता है। Let me copy this. ये बस दिखने के लिए बड़ा दिख रहा है बट इजी है एकदम। कॉपी दिस, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक ऑब्जर्व करो। मैं सबसे पहले ये यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि मर्ज एम्प्लॉय एज अ टारगेट, मैं उसको टारगेट टेबल का नाम दे रहा हूँ, राइट। एम्प्लॉय एज अ दिस माय इनिशियल टेबल, ये मेरा पहला वाला टेबल था, ये मेरा टारगेट टेबल है जिसमें मुझे चेंजेस करने हैं, इसको मैं टारगेट बोलूंगा। यूजिंग एम्प्लॉय एसडीजी, ये जो मेरा दूसरा टेबल है नीचे वाला जिसमें दो रहे, दिस एज अ सोर्स। ऑन विच कंडीशन, टारगेट एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू सोर्स एम्प्लॉय आईडी। ये दिस इज काइंड ऑफ अ ज्वाइन, ऐसी कंडीशन हम ज्वाइंस में लिखा था, राइट। बस मैं यहाँ पे मर्ज स्टेटमेंट में ऐसा लिखते नहीं है कि इनर ज्वाइन क्रॉस ज्वाइन, यहाँ पे हम क्या लिखना पड़ता है कि टारगेट कौन सा है, सोर्स कौन सा है, एंड कंडीशन कौन सी कॉलम के बेसिस पे आप ज्वाइन कर रहे हो। तो ये क्लियर है, फर्स्ट वाली कंडीशन ये समझ में आया। यहाँ पे हमने बस मेंशन क्या किया कि मेरा जो एम्प्लॉय टेबल है ये टारगेट टेबल है, जिस टेबल में अपडेटेड डेटा है जो मुझे इस नए ये पुराने वाले टेबल में डालना है या इस डेटा को अपडेट करना है, जिसको मैं सोर्स कहूंगा। और ज्वाइन में कर रहा हूं कि सोर्स का एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू टारगेट का एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, देन नेक्स्ट कंडीशन इज व्हेन नॉट मैच, दिस इज सिंटैक्स, व्हेन नॉट मैच बाय टारगेट, देन मतलब जब मेरा एम्प्लॉय आईडी मैच नहीं होगा इस एम्प्लॉय आईडी से। व्हेन नॉट मैच बाय टारगेट, देन क्या करो, मतलब अगर मेरा जैसे 11 नंबर का रिकॉर्ड है, ये इस एम्प्लॉय आईडी में नहीं है, मतलब ये न्यू रिकॉर्ड है ना पूरा, देन क्या करो, इंसर्ट करो। इंसर्ट, मैंने यहाँ पे कॉलम्स के नाम लिखे, ये वाले जो कॉलम्स के नाम है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी, सैलरी, सारे कॉलम्स। एंड वैल्यूज कहाँ से लो, वैल्यूज लो सोर्स के, सोर्स एम्प्लॉय आईडी, सोर्स एम्प्लॉय नेम, सोर्स डिपार्टमेंट आईडी, सोर्स सैलरी, सोर्स मैनेजर आईडी, सोर्स एम्प्लॉय एज। देखो ये सारे यहाँ पे मैंने डाले। इन शॉर्ट क्या हो रहा है, वो इंसर्ट कर रहा है ये रिकॉर्ड इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर। इंसर्ट इस कॉलम्स के अंदर, कहां से वैल्यूज लो, सोर्स के टेबल से वैल्यूज लो। ठीक है, जब ये मैच नहीं होगा तब ये इंसर्ट कर देगा, लेकिन जब मैच हो रहा है देन क्या करो, अपडेट, देन क्या करो, अपडेट करो। क्या अपडेट करो, सैलरी इज इक्वल टू सोर्स सैलरी, ये जो सैलरी 10,000 है इसको अपडेट करो सोर्स की सैलरी इसकी 50,000 से। ठीक है, लेट्स से आपको यहाँ पे लेट्स से ये मैनेजर आईडी मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि लेट्स से यहाँ पे लेट्स से आपको मैनेजर आईडी का भी चेंजेस है,
इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का मैनेजर आईडी का भी चेंजेस है, जैसे 4 नहीं, अभी यहाँ पे 4 है, लेकिन जैसे इसका 5 होता, 6 होता, वट एवर, वो भी चेंजेस है, तो आप यहाँ पे वो भी लिखते कि मैनेजर आईडी इज इक्वल टू सोर्स मैनेजर आईडी। जितने कॉलम्स में चेंजेस है उतने कॉलम्स आप यहाँ पे मेंशन करते। अपडेट सेट सैलरी इज इक्वल टू दिस सोर्स सैलरी, जो चेंजेस मुझे पता है, जैसे मैनेजर आईडी में भी चेंजेस होते, देन अगेन आई मैनेजर आईडी इज इक्वल टू सोर्स मैनेजर आईडी। या एम्प्लॉय की एज के हिसाब से, एज तो ऑटोमेटिकली वो टुडे के हिसाब से कैलकुलेट करता रहेगा। या लेट से इसका कुछ नाम में मिस्टेक था, अंकित से आई की जगह डबल ई था, तो मैं अगेन क्या करूंगा, एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू सोर्स एम्प्लॉय नेम। वट एवर चेंजेस मुझे चाहिए वो चेंजेस में अपडेट के स्टेटमेंट में डाल सकता हूँ। अंडरस्टैंड? नाउ इफ आई रन दिस, execute this, fewer columns in the insert statement. Okay, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे एक कॉलम ज्यादा है। रन दिस, रन हो जाएगा, 2 रोज अफेक्टेड, सी 2 रोज अफेक्ट हुए। नाउ इफ आई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, उसमें क्या आएगा, ये 11 नंबर का रिकॉर्ड ऐड हुआ, प्लस ये सैलरी का जो था 50,000 वाला, ये अपडेट हुआ। अंडरस्टैंड? मर्ज स्टेटमेंट किस काम में आया? तो अभी आप बोलोगे कि ये मर्ज स्टेटमेंट फिर इतना क्यूरी लिखने से अच्छा मैं 2 क्यूरी लिखूं, एक इंसर्ट की लिखूं, एक अपडेट की लिखूं। आप वैसे भी कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो अपडेट, इसको इंसर्ट की क्यूरी कैसे लिख सकते हो मुझे बताओ। अगर मुझे सैलरी जो है 50,000 वाली, इस सैलरी को 10,000 की जो थी उसको 50,000 करना है, तो मैं यहाँ पे क्या क्यूरी लिखता, क्या लिखना Update पड़ता? अपडेट table name टेबल नेम एम्प्लॉय, set एम्प्लॉय सेट सैलरी department इक्वल टू 50,000, 50,000. राइट? वेयर वेयर क्या, कुछ कंडीशन देनी पड़ेगी ना। Employee ID is equal to 1. यस, एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 1, ठीक है। और अगर मुझे नया रिकॉर्ड ये जो 11 नंबर का है ये इंसर्ट करना होता, तो मैं क्या करता, Insert into इंसर्ट इनटू table name एम्प्लॉय values वैल्यूज, parenthesis open. ऐसे लिख सकते हैं क्या, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, लेट्स से वेयर where employee dot empid to कौन सा टेबल है ये, एसटीजी वाला ना।
ऐसे लिख सकते हैं क्या? बी सी अनदर वे है, सी ऐसे वाला, ये वाला, ये लॉजिक दिख रहा है कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एसडीजी वेयर एम्प्लॉय आईडी नॉट इन, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय एसटीजी इस टेबल के अंदर के जितने एम्प्लॉय आईडी है वो अगर मेरे एम्प्लॉय टेबल्स में नहीं है देन वो जो रिकॉर्ड मिलेगा वो रिकॉर्ड इंसर्ट करो एम्प्लॉय टेबल के अंदर। ऐसे अगेन आप एक क्यू एक जैसे वन है, बट यहाँ पे जैसे हम इंसर्ट करते कि इंसर्ट इनटू वैल्यूज एंड वैल्यूज प्रोवाइड करते फिर उस टेबल के अंदर, तो हमें पता नहीं है ना कि कितनी नए रिकॉर्ड्स है, हो सकता है कि वहाँ पे 10,000 रिकॉर्ड्स होने हैं, तो एक एक रिकॉर्ड थोड़ी ना हम इंसर्ट करते रहेंगे। तो दिस इज द एफिशिएंट वे कि आप इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय करो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एसटीजी वेयर एम्प्लॉय आईडी नॉट इन, एम्प्लॉय आईडी की लिस्ट का जो एम्प्लॉय आईडी वहां पे अगर नहीं है देन जो बचा होगा वो इंसर्ट करो। ठीक है, अगेन अपडेट के लिए भी ये स्टेटमेंट अपन यूज कर सकते हैं कि अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इज इक्वल टू एसटीजी सैलरी, जो नया दूसरा टेबल है उसका सैलरी, फ्रॉम एम्प्लॉय एसटीजी एज एसटीजी वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू एसटीजी का एम्प्लॉय आईडी। ये अपडेट समझ में आ रहा है, ये वाला स्टेटमेंट? यस सर। तो जो हमने ये अपडेट यूज किया दिस इज फॉर दैट पर्टिकुलर रो ओनली, बट ये वाला जो अपडेट है इसको हम एडवांस अपडेट बोलेंगे। ये क्या करेगा, क्रॉस चेक करेगा एम्प्लॉय एसटीजी के साथ एक उस पर्टिकुलर टेबल के रेफरेंस के साथ उसका जो एम्प्लॉय आईडी एसटीजी का एंड इस एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय आईडी, इन दोनों को कनेक्ट करेगा और चेक करेगा कि अगर चेंजेस है तो सैलरी की जो वैल्यू है वो एसटीजी सैलरी की टेबल से लेना है मुझे। कंडीशन कौन सी रहेगी कि दोनों का एम्प्लॉय आईडी सेम होना चाहिए। अगर दोनों का एम्प्लॉय आईडी सेम नहीं होगा इसका क्या मतलब होगा, इंसर्ट स्टेटमेंट होगा। समझ में आ रहा है? अगर ये एम्प्लॉय के टेबल का एम्प्लॉय आईडी एंड एसटीजी के टेबल का एम्प्लॉय आईडी अगर मैच नहीं होता है, इनका मतलब एसटीजी के टेबल में वो नया रिकॉर्ड है, उसको इंसर्ट करना है। एंड अगर नया रिकॉर्ड नहीं है, दोनों मैच कर रहे हैं तो अपडेट करना है। यही दोनों चीजें हमने कॉमनली इसमें बोली, इसमें की, मर्ज में की। ये दो क्यूरी आपको इंडिविजुअली रन करनी पड़ेगी हमेशा, बट मर्ज का यूज करके दोनों क्यूरीज को आप एक साथ रन कर रहे हो। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे भी हमने इंसर्ट किया हुआ है, अपडेट किया हुआ है। ठीक है, सो अगेन दिस इज नॉट मच इम्पोर्टेंट, बट पता होना हमें कि कंसेप्ट क्या होती है मर्ज की। आप अलग अलग वे से इसको कर सकते हो, जैसे इंसर्ट एंड अपडेट हमने देखा तो उस वे से भी कर सकते हो, यूजिंग मर्ज भी आप कर सकते हो। यस अलका? सर, हम लोगों ने जो सेकेंड टेबल में जो रिकॉर्ड्स थे सारे वो फर्स्ट टेबल में ले लिए, तो जो सेकेंड टेबल है अपना एसटीजी बोल के, उसमें के रिकॉर्ड्स सेम एज इट इज रहेगी या फिर वो टेबल अपडेट होगा? नहीं, ये जो एम्प्लॉय एसडीजी टेबल है ना, दिस इज एससीडी 2 टाइप का टेबल होता है। अभी ये जो कंसेप्ट है जैसे स्लोली चेंजिंग डायमेंशन, आपका एक्सेल है क्या आज? यस सर। ओके, सो बेसिकली क्या होता है, हमारे जो ट्रांजैक्शन टेबल्स होते हैं ना तो उसमें वैल्यूज अपडेट होती है। जैसे यहाँ पे मैंने ये 15,000 अपडेट किया एम्प्लॉय के टेबल में, बट ये 50,000 जो है मेरा जो मेन टेबल है एम्प्लॉय, यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, 10,000 की 50,000 हो गई। बट मुझे यहाँ पर ये देखना है कि जो 10,000 की वैल्यू थी वो कब तक थी, कितने ड्यूरेशन के लिए थी।
तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये मैं स्लोली चेंजिंग डायमेंशन जो होता है कंसेप्ट, उसके अंदर एक अलग से टेबल होता है जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। तो दिस इज काइंड ऑफ स्लोली चेंजिंग डायमेंशन का एक एग्जांपल है। ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो चेंजेस हमें करने हैं, ये मेन ट्रांजैक्शन टेबल में होने के बाद वहाँ पे बस वैल्यूज अपडेट हो जाती है। जैसे अपने एम्प्लॉय टेबल में 10,000 का 50,000 हुआ, लेकिन ये जो जो चेंजेस वाला जो टेबल था ये ऐसे ही रहता है। ठीक है, ये तो बस मैंने मर्ज स्टेटमेंट के लिए आपको एक टेबल मैंने ऐसे ही बनाया था कि हम ऐसे कंडीशन में अगर अपडेट करना है तो यूजिंग मर्ज कैसे कर सकते हैं। बट एक्चुअली होता क्या है कि SCD1 SCD2 ऐसे स्लोली चेंजिंग डायमेंशन 1 एंड स्लोली चेंजिंग डायमेंशन 2 ऐसे दो कंसेप्ट होती है। लेट मी एक्सप्लेन यू दैट कंसेप्ट आल्सो। 5 मिनट में मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। एक्सेल लेट्स से मेरे पास है ऑर्डर आईडी का कॉलम है, देन लेट्स से मेरे पास या एम्प्लॉय आईडी है मेरे पास, सिंपल एग्जांपल लेते हैं। देन मेरे पास है एम्प्लॉय का नेम एंड देन नेक्स्ट कॉलम है उसका सैलरी। ठीक है, लेट्स से एम्प्लॉय आईडी है 1, देन 2, देन 3। जैसे इसका नाम है अंकित, इसका नाम है अगम एंड लेट्स से इसका नाम है विराट। इसका सैलरी है लेट्स से 1000, इसका है 2000 एंड इसका है 1500। अभी जब मैं ऐसे बोलूँ कि अंकित का सैलरी लेट्स से 1000 से उसका सैलरी हुआ है लेट्स से 5000 हुआ है, तो ये जो टाइप होता है SCD1, यहाँ पे क्या होता है, ये 1000 जो है ये 1000 डायरेक्टली रिप्लेस होके 5000 में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हिस्ट्री मेंशन नहीं होती कि कब चेंजेस हुआ। लेकिन वही अगर मैं SCD2 टेबल्स लूँ, SCD2 जो मैं टेबल लूँ, तो वहां पे क्या होता है, ये सेम टेबल होता है ऐसे। ये सेम टेबल होता है। यहाँ पे एक होता है कि स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, ऐसा एक टेबल होता है यहाँ पे। ठीक है, लेट से यहाँ पे 1000 था पहले, और इसका लेट से स्टार्ट हुआ था 2023 01/01, 1 जनवरी 2023 से इसने स्टार्ट किया था। और एंड डेट जो है वो सबकी हाई वैल्यू होती है। हाई वैल्यू मतलब ऐसी कोई एक वैल्यू होती है जिसको हम हाई वैल्यू बोलते हैं, जो इसकी जो डेट होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी लेट से इसका अंकित का सैलरी 5000 हुआ, तो यहाँ पे एक और रो ऐड हो जाता है। जैसे अगेन एम्प्लॉय आईडी 1 अंकित, इसका सैलरी कितना हुआ 5000। फिर ये जो हाई वैल्यू था ये कब से हुआ, लेट से ये हुआ 2023 10/01, राइट। अक्टूबर से इसका सैलरी 5000 हुआ। देन ये हाई वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, राइट। एंड ये जो है ये 1/10 से हुआ ना, तो ये एक डे माइनस हो जाएगा। तो ये कौन सा महीना आएगा, सितंबर आएगा ना। सितंबर में कितने 30 डेज होते हैं ना। तो ये ऐसे अपडेट हो जाएगा कि अंकित का सैलरी फिर 1000 कब से कब तक था, 1 जनवरी 23 से 30 सितंबर तक 1000 था। देन 5000 हुआ 1/10 से। अगेन कुछ चेंजेस हुआ तो अगेन एक रो ऐड हो जाता है। तो बेसिकली SCD2 में क्या होता है, हिस्ट्री मेंटेन रहती है, रोज का रिपीटेशन होता है एंड कॉलम्स भी बढ़ते हैं, बट यहाँ पे आप हिस्ट्री मेंटेन करते हो SCD2 में। तो बेसिकली SCD2 जो है वो प्रॉपरली हमेशा यूज होता है डेटाबेस में हिस्ट्री के साथ, क्योंकि हो सकता है कि मुझे बाद में ऐसा देखना हो कि अंकित की सैलरी का जो चेंजेस था वो कितने ड्यूरेशन में हुआ है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं रहेगी तो इस इन्फॉर्मेशन से तो नहीं निकाल पाऊंगा ना, क्योंकि इसमें हिस्ट्री है ही नहीं, वो डायरेक्टली अपडेट हो चुकी है। क्लियर, SCD1 SCD2।
यस सर। ओके, सो हमने यहाँ तक सब कुछ कवर कर लिया है। मैं प्रोजेक्ट्स जो है आपके, मैं कल आपको प्रोजेक्ट्स दे दूंगा, ठीक है। प्लस प्रोजेक्ट का एक वीडियो सॉल्यूशन भी है। जितने क्वेश्चन प्रोजेक्ट के अंदर है उनका एक वीडियो सॉल्यूशन भी है यूट्यूब पे, मैं उसका लिंक भी आपको दे दूंगा, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा बाद में दे दूंगा, ओके। पहले क्वेश्चंस दे दूंगा, देन सॉल्यूशंस एक हफ्ते में दे दूंगा, एंड उसके बाद फिर उसका एक वीडियो सॉल्यूशन भी हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन किया हुआ है कि उसका आंसर कैसे निकाला हुआ है, ठीक है। अंडरस्टैंड? कुछ डाउट है यहाँ तक? ओके, सो मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट, पता नहीं अभी कब मुलाकात